जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के पार्ट 2। ऑलरेडी दोस्तों हमारी भूगोल का एक वीडियो पहले ही दोस्तों कवर हो चुका है। जिन दोस्तों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी तक दोस्तों येलो बुक की हमारी 30 क्लासेस होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 29 क्लासें ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी 30वीं क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमने हिस्ट्री को पेज बाय पेज पूरा कंप्लीट कर लिया है, संविधान को भी पूरा कंप्लीट कर लिया और अब पहुंच चुके हैं तीसरे चैप्टर भूगोल में। भूगोल में भी प्रवेश कर चुके हैं। इसका भी दोस्तों पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग आधे घंटे का वीडियो है, वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जिन दोस्तों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम पूरा भूगोल कंप्लीट पेज बाय पेज करने वाले हैं, जैसा कि पिछली वीडियो हमने दोस्तों कवर किया था भूगोल की सामान्य चर्चा के बारे में दोस्तों पढ़ा था। तो आज हम दोस्तों उसी क्रम में आगे पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी पैर दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण शब्दावली में लाल दानव। लाल दानव किसको कहा जाता है तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों लाल दानव ये दोस्तों मृत्योन्मुख तारे होते हैं। कैसे होते हैं? मृत्योन्मुख तारे होते हैं कि जब किसी तारे में हाइड्रोजन की मात्रा घटने लगती है तब उसमें लालिमा दिखने लगती है। यानी कि दोस्तों जो कोई तारा होता है उसको दोस्तों बोलते हैं मृत्योन्मुख, यानी कि मरने के समान। मृत्योन्मुख होता है यानी कि दोस्तों वह उसमें हाइड्रोजन, तारे जितने भी होते हैं दोस्तों उसमें सब में हाइड्रोजन की मात्राएं सबसे अधिकतम होती हैं। जब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा दोस्तों घटने लगती है, कम होने लगती है, तो वह दोस्तों लाल कलर का हो जाता है, लालिमा छाने लगती है, लाल दिखने लगता है। तो उस तारे को हम दोस्तों बोलते हैं लाल दानव तारे। कौन सा तारे बोलते हैं दोस्तों? लाल दानव तारे। आप लोगों को दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको दोस्तों पहली बार पढ़ने को मिल रहा होगा, पहली बार इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे। नया प्रश्न हो सकता है कि आपके एग्जाम में दोस्तों बन जाए, क्योंकि बुक जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण शब्दावली भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आजकल के एग्जामों का पैटर्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट हो रखा है। तो आपको दोस्तों सभी प्रश्नों को पढ़ना है, नए प्रश्नों के साथ साथ पुराने प्रश्नों को भी हमको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों वामन तारे। जिन तारों के प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे दोस्तों वामन तारे कहलाते हैं। वामन तारे का अर्थ है दोस्तों कि जो तारे प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश आप सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो दोस्तों सबसे अधिकतम होता है। तो लेकिन दोस्तों वे तारे जिनका सूर्य से प्रकाश से भी दोस्तों उनका प्रकाश स्रोत कम होता है तो वे दोस्तों वामन तारे कहलाते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों नोवा, सुपरनोवा। नोवा अलग होता है दोस्तों, सुपरनोवा अलग होता है। इन दोनों को दोस्तों याद रखिएगा, कुछ लोग नोवा तारे को ही सुपरनोवा मानते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले नोवा की। यह दोस्तों अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है, इसको नोवा तारे कहते हैं। आपने दोस्तों अक्सर आसमान में देखा होगा, यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है, अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है, और थोड़ी देर बाद दोस्तों धीमे धीमे उसका रोशनी जो है वह मंद का मतलब होता है दोस्तों धीमी पड़ती जाती है, धीमी पड़ने लगती है। तो वे तारे दोस्तों नोवा तारे कहलाते हैं। कौन से दोस्तों कहलाते हैं? नोवा तारे कहलाते हैं। आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा आसमान में दोस्तों देखते हैं कि तारे जो होते हैं दोस्तों बहुत ही तेज से, कुछ तारे बिल्कुल दोस्तों कम दिखाई पड़ते हैं, कम चमकदार होते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों कैसे होते हैं बड़े बड़े तारे होते हैं बिल्कुल अत्यधिक चमकदार। जो अत्यधिक चमकदार तारे होते हैं वे दोस्तों थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल छोटे पड़ जाते हैं, उनका कलर जो है दोस्तों डाउन हो जाता है, धीमे पड़ जाते हैं। तो ऐसे तारे दोस्तों नोवा तारे कहलाते हैं। तो आप आसमान में देख के खुद समझ सकते हैं कि ये कौन सा तारा है, नोवा तारा है। अगला बात करते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा लिखा है कि 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को सुपरनोवा कहते हैं, और सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा कैसा तारा है दोस्तों? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अब बात करते हैं कि सुपरनोवा क्या होता है। सुपरनोवा यह एक दोस्तों मृतप्राय तारा। मृतप्राय का मतलब दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा जिसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा। क्या बोलते हैं दोस्तों? टूटता हुआ तारा।
हम लोगों को देखते हैं दोस्तों आसमान में कभी कभी ऐसा लगता है कि एक लाइन सी बनी चली जाती है और टूटती हुई चली जाती है और अंत में दोस्तों भाई गायब हो जाती है। तो ऐसे तारों को दोस्तों बोलते हैं मृत प्रायजीवी तारा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों सुपरनोवा। तो दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि ये एक आत्मा होती है, लोगों का मानना होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कोई आत्मा होती है ना कुछ। यह एक दोस्तों सुपरनोवा तारा होता है, एक मृत प्रायजीवी तारा होता है जो थोड़ी दूर चलने के बाद दोस्तों भाई गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये टूट रहा हो, जिसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों बहुल तारे। दो से अधिक तारों का निकाय दोस्तों बहुल तारा कहलाता है। जब दो या दो से अधिक जो तारे का निकाय होता है उसको दोस्तों बोलते हैं बहुल तारा। जो आपस में दोस्तों बिल्कुल पास पास होते हैं उनको बोलते हैं बहुल तारा। अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। अगला है ब्लैक होल, जिसको बोलते हैं दोस्तों कृष्ण विवर। कृष्ण विवर को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल। आपने ब्लैक होल के बारे में पढ़ा भी होगा। इसमें दोस्तों पॉइंट दे रखा है कि जब किसी तारे का अंत होता है तो उसके भार 3 गुना अधिक हो जाता है और निपात होने के साथ यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता है। यह अंध क्षेत्र हो जाता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहते हैं। यह भी दोस्तों एक मृतप्राय जीवी तारे के ही समान होता है, लेकिन दोस्तों इसको देखा नहीं जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। और ऐसे तारों को दोस्तों हम बोलते हैं ब्लैक होल, कृष्ण विवर या ब्लैक होल। आपके एग्जाम में ब्लैक होल भी मिल सकता है और कृष्ण विवर भी मिल सकता है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में आपसे ब्लैक होल ही पूछा जाता है। और इसका जो भार होता है दोस्तों वो सभी तारों से उसका 3 गुना भार अधिक होता है। अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला है अमेरिका के जॉन व्हीलन ने। अमेरिका के जॉन व्हीलन ने, ये एक दोस्तों साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1967 में सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। ये अमेरिका के एक जॉन व्हीलन वैज्ञानिक है जिन्होंने 1967 में सबसे पहले ब्लैक होल का नाम दिया, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाएंगे पल्सर। पल्सर एक दोस्तों बाइक का भी नाम होता है, लेकिन पल्सर यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एक तारे हैं। ये दोस्तों घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें छोड़ते हैं। ये पल्सर तारे जो होते हैं दोस्तों वे कौन सी तरंगें छोड़ते हैं, आपके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगें। पल्सर तारे जो होते हैं वो कौन सा तरंगें छोड़ते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि पल्सर तारे कौन सी तरंगें छोड़ते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। और ये दोस्तों न्यूट्रॉन तारे होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन तारे, इन्हीं को दोस्तों हम पल्सर तारा भी कहते हैं। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्रुव तारा। सभी लोग जानते होंगे ध्रुव तारे के बारे में। ये दोस्तों कितना है, पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष दूर है ध्रुव तारा। प्राचीन काल में लोग तारों को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे कि तारे किस दिशा में हैं। वो अनुमान लगा लेते थे कि हम किस दिशा में हैं, पूर्व में हैं, पश्चिम में हैं या उत्तर में है या दक्षिण में है। वो दोस्तों प्राचीन काल में जो पहले लोग हुआ करते थे वो तारों को देखकर दिशा का ज्ञान उन्हें होता था। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में ही निकलता है। दोस्तों ध्रुव तारा की एक खास बात होती है कि यह सदैव दोस्तों आपको उत्तर दिशा में ही निकलता है और यह दोस्तों पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। जो उत्तर दिशा में तारा निकलता है उसी तारे को हम बोलते हैं दोस्तों ध्रुव तारा। अब आप कहेंगे क्या जितने भी उत्तर दिशा में तारे निकलते क्या सभी ध्रुव तारा होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ध्रुव तारा होता है यह दोस्तों आपका उत्तर दिशा में निकलता है जो कि पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि तारा को बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तमी से होता है 7, यानी कि 7 तारों के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं, सप्तऋषि। तो सप्तऋषि दोस्तों यह 7 तारों का समूह है। यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। आप दोस्तों आसमान की ओर देखेंगे तो आपको दोस्तों उत्तर दिशा की ओर देखना है। आपको दोस्तों 7 तारों का एक साथ समूह दिखाई देगा। तो वो कौन से तारे हैं दोस्तों, वो आपके हैं सप्तऋषि तारे। कौन से हैं दोस्तों, सप्तऋषि तारे। आप अनुमान देखिएगा आसमान की ओर, जब भी आप देखेंगे ना तो नाइट में, तो आपको दोस्तों आकाश में उत्तर की दिशा की ओर देखने पर आपको दोस्तों 7 तारों का समूह दिखाई देगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि यही कौन से तारे हैं, सप्तऋषि तारे हैं। कौन से हैं, सप्तऋषि। चलिए ये दोस्तों छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है, इनमें कुछ ज़्यादा डीपली समझने के लिए नहीं है, बट आप उनको थोड़ी बेसिक से जानकारी ले लीजिए। आपके एग्जाम में यहाँ से बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ पे डीपली की बात आएगी तो वहाँ पे आपको डीपली पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों सूर्य पे।
सूर्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए, सूर्य में आपको दोस्तों पहला पॉइंट आपको इसमें दिया गया है, सूर्य सौर मंडल का क्या है दोस्तों, प्रधान है। यह मुखिया है दोस्तों। हमारे सौर मंडल का प्रधान कौन है, सूर्य है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आपको कई बार बताया था पिछली वीडियो में, मिल्की वे। यह हमारी मंदाकिनी की दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 30,000, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी दुग्ध मेखला सूर्य से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। 30,000, 32,000, 35,000, 40,000। तो आपको जवाब देना है 30,000 प्रकाश वर्ष। यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परिक्रमा कर रहा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी, किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि गति कितनी तेज होगी। इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष। कितना, 25 करोड़ वर्ष होता है एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर। तो यानी कि जो हमारी मंदाकिनी की जो परिक्रमा करने में उसको जो समय लगता है वो लगता है 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो इससे हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। यानी कि पूरे ब्रह्मांड की जो परिक्रमा है उसका जो समय कितना लगेगा, 25 करोड़ वर्ष। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि सूर्य अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष से कहाँ से कहाँ, कौन दिशा में घूमता है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब आपके एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य अपने अक्ष से किस दिशा में घूमता है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, या पूरब से उत्तर, या पूरब से दक्षिण। तो ये आप बता सकते हैं कि सूर्य किस दिशा में निकलता है, पूर्व दिशा में निकलता है। तो सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमेगा, पूरब से पश्चिम की ओर। क्लियर। अगला पॉइंट है कि सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों के एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य के मध्य भाग यानी सूर्य के जो बीच भाग है वह है दोस्तों 25 दिनों में, और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा कर पाता है। सोच लीजिए कि सूर्य दोस्तों कितना बड़ा है, ये सूर्य कितना बड़ा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कि सूर्य के मध्य भाग 25 दिनों में एक घूर्णन पूरा होता है और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य एक दोस्तों एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन आपकी 71%, हीलियम 26.5% और अन्य जितने भी तत्व हैं वो दोस्तों आपके 2.5% हैं। ये दोस्तों गैसीय गोला है। सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है और हीलियम की 26% पाई जाती है, और अन्य तत्व हैं वो दोस्तों 2.5% के लगभग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों क्रोड। इसका तापमान यदि आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। ये दोस्तों सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का टेम्परेचर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं। जो भी आपको यहाँ पर जिस पॉइंट पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। आपको एग्जाम में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगला पॉइंट, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको रट लीजिएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा। हर प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा। कोई भी आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी आपने एग्ज़ाम में फॉर्म डाला, अप्लाई किया हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दोस्तों 100% पूछा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप जैसे लोगों में से काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। जिसको नहीं पता है तो याद रख लीजिएगा कि सूर्य का बाहरी टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य कौन सी ऊर्जा प्रकट करता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन। सूर्य किस पर आधारित है दोस्तों, नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम किस पर होता है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में दोस्तों आपने हाई स्कूल और
इंटर की क्लास में दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली पढ़ा भी होगा। सबसे खतरनाक बम कौन सा होता है? परमाणु बम होता है कि हाइड्रोजन बम होता है? सभी लोग जानते हैं कि परमाणु बम होता है। यह दोस्तों आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और जबकि आपका हाइड्रोजन बम है यह दोस्तों आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो इस कारण क्या होता है कि परमाणु बम से कई गुना हाइड्रोजन बम सबसे अधिक खतरनाक होता है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो सबसे अधिक पावरफुल होता है, जो कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हमारा किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। अगला पॉइंट है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि सूर्य की दीप्तिमान सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। जिसको हम बोलते हैं वर्णमंडल। यह दोस्तों लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है दोस्तों? लाल रंग का होता है। सूर्य दोस्तों क्या है? यह सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है इसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, और प्रकाश मंडल के किनारे कोई भी प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के वायुमंडल पर प्रकाश का क्या कर लेते हैं? अपनी ओर अवशोषण कर लेते हैं, जिसको हम वर्णमंडल बोलते हैं, जिसका रंग दोस्तों लाल कलर का होता है। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, इसमें कुछ आपको ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लीजिए आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय, ये दोस्तों ग्रहण वाले सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, इन पर भी विशेष याद रखिएगा। इनमें काफ़ी लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉइंट दिया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय, जब दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? जिसको हम बोलते हैं क्रीट या कोरोना। अब कोरोना कोई महामारी वाला कोरोना नहीं है, आपको क्रीट भी बोला जा सकता है और कोरोना भी कहते हैं। क्रीट या कोरोना दोनों भी कह सकते हैं इसको। आपके एग्जाम में क्या, या आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने एग्जाम पेपर में क्रीट दिया है या कोरोना दिया है। तो याद रखिएगा सूर्य के ग्रहण के समय जो सूर्य की दिखाने वाली भाग का, जो सूर्य के किनारे दिखने वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीट या कोरोना। और सूर्य क्रीट दोस्तों ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? एक्स किरणें। एक्स किरणें उत्सर्जित करता है, जिसको सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। अब ये देखिएगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ और इम्पोर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। आपके एग्जाम के लिए नया क्वेश्चन तैयार होने वाला है, आपके एग्ज़ाम के लिए नया क्वेश्चन तैयार होने वाला है। आप लोग बुक को हमेशा ध्यान में और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने बुक तो पूरी पढ़ ली और क्वेश्चन उसी बुक से आ गया, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा लगेगा कि इस क्वेश्चन को मैंने पहली बार पढ़ा है। देखिए एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि सूर्य का मुकुट किस किरणों को कहा जाता है? एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, और ऐसी किरणों में आप क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों सूर्य का मुकुट किस किरणों को कहा जाता है? एक्स किरणों को। एक्स किरणें उत्सर्जित करता है सूर्य क्रीट, और इससे ही दोस्तों सूर्य का मुकुट कहा जाता है, सूर्य का ताज कहा जाता है, सूर्य का क्राउन कहा जाता है। याद रखिएगा सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? एक्स किरणों को। क्वेश्चन आपसे दोनों साइड से पूछा जा सकता है और अपोजिट भी पूछ सकता है कि एक्स किरणों का मुकुट कौन है? तो सूर्य है। दूसरा क्वेश्चन पूछा सकता है कि सूर्य को मुकुट किसे कहा जाता है? तो एक्स किरणें। एक्स किरणें को सूर्य का मुकुट कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस क्वेश्चन को। और आपको बता दें कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, कहीं या ऐसा ना हो कि आप कॉपी पेन साथ रख के ना बैठे हो, तो रख लीजिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे यहाँ से, नहीं तो फिर दोस्तों आप बाद में भूल जाएंगे। और एक बार आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे आप सभी दोस्तों में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। और दोस्तों जिन दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। अगला पॉइंट है दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। दोस्तों जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य के यानी किरीट, जिसको कोरोना कहते हैं, सूर्य की किरीट से प्रकाश की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। क्योंकि दोस्तों पूर्ण जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य की
किरणें दोस्तों प्रकाशित होती हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की उम्र। देखिए इस दुनिया में जो भी आया है दोस्तों सबकी उम्र तय है। इस दुनिया में जो भी आया है सबको एक दिन जाना है। हर चीज़ का दोस्तों क्या है, हर चीज़ का दोस्तों नष्ट होना है। चाहे कोई मशीन हो उसको भी दोस्तों एक दिन वो मशीन बनी, एक दिन वो भी दोस्तों नष्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी हो, चाहे आपका किसी भी आप चीज़ का अनुमान लगा लें, चाहे आप पेड़ से ले लें, चाहे व्यक्ति से ले लें, किसी भी वस्तु से ले लें, किसी भी बड़ी से बड़ी वस्तु का ले लें, चाहे प्रकृति की वस्तु हो, कोई भी हो, यानी प्रकृति द्वारा चाहे कृत्रिम लेना चाहे कोई भी वस्तु हो दोस्तों, सबका एक दिन एक ना समय आता है, उसकी भी दोस्तों कुछ ना कुछ आयु होती है। जैसे कि आप जानते हो कि मेडिकल पे जो हमें दवाइयाँ मिलती हैं उसकी भी दोस्तों क्या होती है, एक्सपायरी डेट होती है कि ये 2 से 3 साल के लिए, इसके बाद दोस्तों ये खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सूर्य की भी उम्र है। सूर्य कोई दोस्तों अमर नहीं है, इसकी भी दोस्तों आयु है कि ये कब तक इसकी आयु निर्धारित की गई है। तो दोस्तों सूर्य की उम्र दोस्तों 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 की पावर 11 वर्ष है। इसके बाद सूर्य का अंत हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ भी पता नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूर्य की उम्र कितनी है, तो दोस्तों आपका बिलियन में ही पूछा जाता है। 5 बिलियन वर्ष याद रख लीजिएगा। सूर्य की उम्र कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। उम्मीद है दोस्तों आप यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल आसान तरीके से समझ चुके होंगे। अगला पॉइंट है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में, आप सभी जानते हैं 8 मिनट 16.6 सेकंड भी देते हैं, 8 मिनट 18 सेकंड भी देते हैं, 8 मिनट 22 सेकंड भी देते हैं। अब ये आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड रखता है कि वह ऑप्शन आपको किस टाइप का दिया है। तो याद रखिएगा 8 मिनट में जो भी सेकंड जो भी आपको दिया जाए वही आपको टिक करना है। 8 मिनट 22 सेकंड भी दे सकता है, 8 मिनट 18 सेकंड भी मिल सकता है और 8 मिनट 16 सेकंड के लगभग भी आपको मिल सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस व दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। यह दोस्तों नया क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए कि सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है या सौर ऊर्जा को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव पर सौर ऊर्जा को बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। ये आपको याद रखना होगा। आप कैसे याद रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2-4 बार आप बोलेंगे, 2-4 बार क्वेश्चन को देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हमारे साथ बोलोगे तो आपको बहुत ही जल्द याद हो जाएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को दोस्तों 2 से 4 बार रिपीट करता हूं ताकि दोस्तों आपको तुरंत वीडियो देखते ही याद हो जाए। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर क्या बोला जाता है, ऑरोरा बोरियालिस। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है कि सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य का व्यास जो होता है वो है आपका 13,92,000 किलोमीटर। कितना है दोस्तों सूर्य का व्यास, 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। कितना है दोस्तों, 110 गुना है, जबकि पृथ्वी के व्यास का लगभग में कोई एग्जैक्ट नहीं है कि इतना ही है, लगभग 110 गुना है। कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य का व्यास कितना है तो 13,92,000 किलोमीटर, और जो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना हो जाएगा, 110 गुना। नेक्स्ट है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। दोस्तों सूर्य जो है दोस्तों हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो समझ सकते हैं कि पृथ्वी, आप सभी जानते हैं पृथ्वी कैसी है, छोटी है, और पृथ्वी से बड़ा क्या है, हमारा सूर्य है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गुना बड़ा है, 13 लाख गुना, 1000 गुना नहीं, 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य दोस्तों बहुत ही बड़ा है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का टेम्परेचर जो पड़ता है, वो दोस्तों सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां भाग मिलता है। कहीं यदि आप उसको और डाउन में मिल जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब इतनी गर्मी होती है, जब हमें सूर्य का 2 अरबवां भाग मिलाप्त हो रहा है, कहीं इससे कम का हो गया तो और भी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य का टेम्परेचर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि पृथ्वी से कई गुना, कई लाख गुना बड़ा है।
अगला है कि सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है, तब बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। यानी कि पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। इसको क्या बोलते हैं? सूर्य चक्र भी बोल सकते हैं। और यह दोस्तों आपके 22 वर्ष का होता है। 11 वर्षों तक बढ़ेगा और 11 वर्षों तक घटेगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन व बिजली चलित मशीन आदि की गड़बड़ी भी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, जब भी सूर्य पर धब्बा, सतह पर धब्बा दिखाई देता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे चुंबकीय सुइयों की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविजन जैसी चलने वाली मशीनें आदि भी कैसी हो जाती हैं दोस्तों? गड़बड़ करने लगती हैं, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अच्छा सा टॉपिक है, तो इसको भी दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बस दोस्तों करना क्या, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो शुरू से लेकर कंप्लीट जिसने देख लिया ना, उसको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और वह अच्छे से एग्ज़ाम में दोस्तों अपना स्कोर जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा, आप लोगों को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, और जिन दोस्तों को पहले से इसकी जानकारी हो तो दोस्तों उनका साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। ग्रह दोस्तों क्या है? ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो दोस्तों निम्न बातों पर निर्भर करता है। ग्रह कैसा है दोस्तों? एक खगोलीय पिंड है। पहला पॉइंट है कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 ग्रह हैं, जो कि दोस्तों सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? आप सभी जानते हैं, बुध। बुध जो है दोस्तों वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला सेकंड पॉइंट दिया है कि उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की दोस्तों मात्रा अधिक होनी चाहिए जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, गोल आकार का हो सके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दिया गया है कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। चौथा पॉइंट है ग्रहों की यह उपयुक्त परिभाषा 2006 में के प्राग सम्मेलन में तय हुई थी तथा अगस्त 2006 में यम यानी प्लेटो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। इसलिए ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई और यम को अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। पहले दोस्तों 9 ग्रह हुआ करते थे। अब 9वां ग्रह कौन सा था? जैसे आप जानते हैं यम बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको प्लूटो कहा जाता है। प्लूटो को दोस्तों यम बोला जाता है। तो यह यम एक ग्रह था जो कि दोस्तों हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था। इसको दोस्तों हटा दिया गया और इसको दोस्तों बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। बौने ग्रह कि इनको बौने ग्रह कहा जाता है। इसलिए हमारे जो ग्रह हैं वो दोस्तों टोटल कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ये 9वां जो ग्रह था प्लूटो, इसको दोस्तों बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट भी हैं, आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगले पॉइंट को चलते हैं कि ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ग्रहों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस मत कीजिएगा। यदि आपने आज मिस कर दिया तो दोस्तों बाद में आप बहुत पछताओगे, क्योंकि दोस्तों बाद में वीडियो देखने में और लाइव क्लास वीडियो में देखने में बहुत डिफरेंट होता है। आपका जो भी दोस्तों डाउट रह गया तो आप हमें बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला है पार्थिक या आंतरिक ग्रह। पार्थिक या आंतरिक ग्रह पहला दिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को इस श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखिएगा ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? सभी पैर दोस्त बताएंगे 8। अब कौन से 8 के ग्रहों में से कुछ आपके पार्थिक यानी कि आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में है और कुछ आपके दोस्तों बाहरी ग्रहों की श्रेणी में है। अब कौन से बाहरी ग्रह होते हैं, कौन से आंतरिक ग्रह होते हैं? आंतरिक मीन्स अंदर की ओर, बाहर मतलब बाहर की ओर। सबसे पहला है आपका बुध, शुक्र,
पृथ्वी और मंगल। यानी कि दोस्तों पृथ्वी है वो किन दो ग्रहों के मध्य है, शुक्र और मंगल के मध्य है। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। सूर्य और मंगल के मध्य कौन सा ग्रह स्थित है, तो पृथ्वी अपनी स्थित है। क्लियर। ये हो गए दोस्तों आपके आंतरिक ग्रह। अब बात आती है दोस्तों बाहरी ग्रह पर, जिसको बोलते हैं बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद शनि, अरुण और वरुण, ये सभी आपके दोस्तों बाहरी ग्रह हैं जो कि बाहर की ओर पाए जाते हैं। और बाकी के जो सभी थे वो आपके दोस्तों आंतरिक ग्रह हैं। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है कि मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नग्न आंखों से देख सकते हैं। ये ग्रह ऐसे हैं कि जब भी दोस्तों ये ग्रह हैं तो इन्हें दोस्तों हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम क्या करते हैं, नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है बुध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। हिंदी इंग्लिश दोस्तों आप लोगों को दोनों आनी चाहिए। अब ये एग्जामिनर कहीं ऐसा ना हो कि आपको हिंदी की जगह इंग्लिश पूछ दे। चीज़ तो वही है, वही अर्थ है, लेकिन बस हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा चेंजमेंट कर देते हैं ताकि कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों को तो हिंदी मालूम होती है और कुछ लोगों को इंग्लिश मालूम होती है और कुछ लोगों को दोनों चीज़ें मालूम होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऑलराउंडर बनना है। आपको दोनों की जानकारी लेनी है। दोनों का दोस्तों हिंदी और इंग्लिश मतलब मालूम होना चाहिए। क्लियर। चलिए सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य के कौन सा है, आपको पता ही है, बुध। बुध कैसा ग्रह है, यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट है, इसका सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसका दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह सबसे छोटा ग्रह है। सभी सीधी सी बात है कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, तो यानी कि सबसे छोटा ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ने लगता है। बुध ग्रह जो है दोस्तों, यह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ता है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यह दोस्तों पृथ्वी की सौरमंडल की सबसे अधिक कक्षीय गति का ग्रह है। क्लियर। यह दोस्तों सूर्य की जो परिक्रमा लगाता है वह सबसे कम समय में पूरी कर लेता है, अर्थात हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कहा जाता है इसको। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। क्योंकि दोस्तों जो सब सूर्य के जब से नज़दीक ग्रह है तो उसका ताप तो 100% सीधी सी बात है, उसका ताप तो अधिकतम होगा। जब पृथ्वी, बुध या आपके शुक्र और मंगल के मध्य, तब दोस्तों सूर्य की किरण का 8 अरबवां भाग इस पे आता है अपनी पृथ्वी पे। तो दोस्तों इसका तापांतर सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा ताप होता है बुध का, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। इस कारण दोस्तों इसका तापमान सबसे अधिक होता है। इस ग्रह पर कैलोरिस बेसिन पाया जाता है। कौन सा, कैलोरिस बेसिन पाया जाता है आपका। अगला है शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। वीनस यह कैसा ग्रह है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी के सबसे पास में रहता है। सूर्य के सबसे पास में रहने वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। और पृथ्वी के पास में रहने वाला सबसे उसका निकटतम ग्रह, सबसे पड़ोसी कौन सा ग्रह है, शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो दोस्तों इसका नाम आएगा शुक्र। शुक्र का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। और यह दोस्तों सबसे गर्म ग्रह भी होता है, गर्म ग्रह भी होता है। इसे दोस्तों सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। और इसे शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। दोस्तों सांझ का तारा या भोर का तारा, यह दोस्तों आपको इसी को ही कहा जाता है, जो कि शाम को पश्चिम दिशा से सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। इसी ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। सेम क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि यह घनत्व आकार में कैसी है, पृथ्वी के समान दिखने वाली है।
अगला पॉइंट है, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। यह जो है दोस्तों आपका वीनस शुक्र, यह अन्य ग्रहों के अपोजिट यानी विपरीत उल्टी दिशा में दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पर नोट करके दिया गया, इसको नोट कर लेंगे आप लोग सभी, कॉपी में इंपॉर्टेंट लगाएंगे कि बुध तथा शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसे दो उपग्रह जिनका नाम बताइए जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की बात की जाए तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक उसी प्रकार बुध और शुक्र का भी क्या उपग्रह है? तो सिंपल सी बात है कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी के उपग्रह की बात आए तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको ये बेसिक पॉइंट बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चर्चा है दोस्तों बृहस्पति की, जो कि दोस्तों सभी ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह है और सभी ग्रहों का गुरु भी इसी को कहा जाता है, बृहस्पति को। और जिसकी चर्चा जो दोस्तों हम करने वाले हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो क्लास है दोस्तों यहीं तक रखेंगे। जब भी दोस्तों इसका थर्ड वीडियो आएगा, तीसरा पार्ट ज्योग्राफी का, तो दोस्तों उसमें आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे ही पेज बाय पेज आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक करके जाना सभी प्यारे दोस्त। और जो भी कैंडिडेट पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको ये वीडियो का फ्री PDF यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से इस बुक का पूरा कंप्लीट PDF फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और हमसे आप इस येलो बुक का, रोजगार वेदन त्रिपाठी सर की येलो बुक का कंप्लीट फ्री बुक का PDF हमसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।